हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में प्रश्न पत्र 3 अंतरराष्ट्रीय राजनीति वाले सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों बिल्कुल अब लास्ट पर चल रहे हैं। इसके बाद में मात्र एक टॉपिक और बचता है, भारत और चीन संबंध वाला। ठीक है ना, भारत अमेरिका संबंध हम फिनिश कर चुके हैं और आज हम आसियान को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में एक मात्र टॉपिक बचता है भारत चीन संबंध वाला। तो दोस्तों उसको अभी होल्ड करेंगे क्योंकि भारत और चीन संबंध पर हमने पूरे विस्तार से पहले भी सेशन हम ले चुके हैं, तो उसी की लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप उसको फॉलो करके अपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में भारत चीन संबंध के नाम से आपको लिंक मिल जाएगी, दोनों लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की मिल जाएगी, है ना। 2 पार्ट में उसको बताया गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आसियान और आसियान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जितना महत्वपूर्ण डिस्कशन है, वो पूरा हम इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सीरीज को फॉलो करने वाले मेरे दोस्त एक बात विशेष ध्यान रखें, चाहे आप बीए में हो, बीए सिलेबस के मतलब बीए कर रहे हो, या फिर आप किसी अन्य जैसे बीबीए में हो या बीकॉम बीएससी, अगर कहीं पर भी आपको अंतरराष्ट्रीय सब्जेक्ट पढ़ने को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति वाला सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, तो आप निश्चित रूप से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं वाले दोस्त भी इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आसियान को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट इस मैप पर देंगे। थोड़ा सा एक बार इस मैप को ध्यान से देखिए आप लोग। पहले मैप में मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय मानचित्र को रखा है, विश्व मानचित्र को रखा आपके सामने, है ना, जिससे कि आपको ये समझ आएगा। आपको बेसिकली तो देखिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको लगभग सभी महाद्वीपों के बारे में अच्छे से अब जानकारी है, क्योंकि मैं कई लेक्चरों में, इससे पहले वाले कई लेक्चरों में आप लोगों को अच्छे से बता भी चुका हूं, है ना। फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एशिया कहलाता है ना। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इधर, ये है आपका यूरोप। कलर, पेन का कलर चेंज करते हैं। इसी के साथ में ये आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, इतना आप याद रखिए, बस इस क्षेत्र को लगभग लगभग याद रखिए। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए, महाद्वीप किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। चलिए दोस्तों, इन महाद्वीपों में अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार वापस इसको साफ करता हूं मैं। अब यहां पर आप एक चीज पर फोकस करेंगे, दिशाओं पर, है ना। अगर हम बात करेंगे कि उत्तर या पूर्व, जैसे हम बोलते हैं ना बार बार कि पश्चिमी राष्ट्र, है ना, जब भी हम किसी पाश्चात्य राजनीतिक विचार पर, चिंतन पर बात करते हैं या भारतीय राजनीतिक चिंतन पर बात करते हैं, तो बार बार एक शब्द आता है कि पाश्चात्य राजनीतिक, पाश्चात्य विचारक। तो पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी विचारक, है ना। तो पश्चिमी किसको कहेंगे भाई? हमारे पश्चिम को तो हम कह नहीं सकते ना कि हमारे पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये जब हम दिशाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो वो पूरे विश्व मानचित्र पर लिखी जाती है। देखिए ये विश्व मानचित्र है, इस पर हम 2 रेखाएं खींचते हैं और इन्हीं 2 रेखाओं से आपका जो है दिशाएं कंफर्म हो जाएगी। देखिए हमेशा मैप में, जब भी आप मैप देखते हो सीधा रख करके सामने, तो दोस्तों हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है। हमेशा ऊपर की ओर क्या होता है दोस्तों? उत्तर होता है, उत्तर दिशा होती है ना। तो ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा हो जाएगी, है ना। देखिए जिसको पता है ना वो थोड़ा सा बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा हमारे साथ में, वो कहीं गलती हो तो बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी जो नए स्टूडेंट है जिनको बाकी में नहीं पता है, वो थोड़ा सा उनका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा या उनको थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में ये दिशा होती है आपकी पूर्व और ये होती है इस साइड में पश्चिम। क्लियर है? बस इतना आपको याद रखना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके बीच का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है? उत्तर, और ये है पूर्व, तो ये क्षेत्र कहलाएगा उत्तर पूर्व। क्लियर है? तो ये पूरा क्षेत्र उत्तर पूर्व कहलाता है। इसी के साथ में अगर इस क्षेत्र की बात करें, इस वाले क्षेत्र की बात करें, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। क्लियर है? इसी के साथ में इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण, ये दक्षिण रहा और ये पश्चिम है, इसलिए दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? और इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक का जो पूरा क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाएगा दक्षिण पूर्व। क्या कहलाएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व, है ना। दक्षिण दिशा और ये पूर्व है, इसलिए दक्षिण पूर्व। क्लियर है? तो आज जो हमारा टॉपिक है आसियान, वो इन्हीं देशों की कहानी है। किन देशों की? दक्षिण पूर्वी देशों की कहानी है। तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी देशों की कहानी है, ये दक्षिण पूर्वी देशों की कहानी है, ये इतने देशों की। तो जो मैंने यहां पर ये एक बनाया है, इसको देखिए, यहां पर इसके बीच में जितने देश आ रहे हैं, इन देशों की कहानी है आसियान।
क्लियर है। तो अभी चूंकि ये देश विश्व मानचित्र पर दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में है, इसी कारण से इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहा गया है, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, तो एशिया के ये देश है, और एशिया के देश होने के साथ साथ विश्व मानचित्र पर ये दक्षिण पूर्वी देश है, इस कारण से इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र कहा गया है। मेरे ख्याल से ये दिशा वाला फंडा अब आपको समझ आ चुका होगा, नहीं तो रटने में बहुत प्रॉब्लम है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्वी, यहां पर भूलने की संभावनाएं रहती है एग्जाम में, इसी कारण से मैंने आपको भी एग्जाम्पल के माध्यम समझाया है, मैप के माध्यम से, तो अब आप नहीं भूलेंगे। एशिया के महाद्वीप है तो एशिया के तो कहलाएंगे, साथ में कौन सी विश्व मानचित्र पर कौन सी दिशा में है, तो ये है दक्षिण और पूर्व में, इसीलिए इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र कहा गया है। तो इन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक साफ सुथरा मानचित्र ये आपके सामने में लेकर आया हूं, देखिए ये पूरा चित्र, ये प्यारा भारत रहा, ये चीन है ना, बाकी के सभी ये म्यांमार से लेकर के बाकी सभी ये राष्ट्र जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र कहलाते हैं। क्लियर है। तो इन राष्ट्रों के द्वारा ही आसियान का संगठन किया गया है, या आसियान संघ का निर्माण किया गया है। क्लियर है। इन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के द्वारा। अब इसमें से कौन कौन से राष्ट्र प्रथम रूप से शामिल थे, कौन कौन से राष्ट्र बाद में शामिल हुए, ये चलो अब आगे चल करके हम इसकी सबकी कहानी पूरे अच्छे से विस्तार से समझते हैं। आज के सेशन में हम इन 3 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आसियान का निर्माण हुआ कैसे। सेकंड बिंदु में देखेंगे कि आसियान का स्वरूप क्या है, या कहें कि आसियान का उद्देश्य क्या है। मतलब ये कि इन विभिन्न देशों ने, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों ने मिलकर के जिस आसियान का निर्माण किया है उसका उद्देश्य क्या है। तीसरे में हम इसकी कार्य और भूमिका को देखने वाले हैं। आइए एक एक करके इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आसियान का निर्माण, अगर हम आसियान के निर्माण की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आसियान और कुछ नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ है या एक संगठन है। और चूंकि इसको आसियान ही क्यों कहा जाता है, आसियान इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसी कारण से इन सभी शब्दों के फर्स्ट टर्म को या फर्स्ट अक्षर को लेकर के ही यहां आसियान का निर्माण हुआ है। क्लियर है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका मतलब इसके फर्स्ट लेटर को लिया तो आसियान हो जाता है, तो इसी कारण से इसको आसियान नाम दिया गया है। अब यहां पर आपको देखना यह है दोस्तों, देखिए रटने की कोशिश मत कीजिएगा, रटेंगे ना तो फिर गारंटी खत्म हो जाएगी ना, गारंटी पीरियड पूरा खत्म हो जाएगा याद करवाने का। रटना नहीं है, सिर्फ सुनते रहिए, समझते रहिए, सुन के समझ लेंगे हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार, कई बार तो मैं एक एक शब्द को 2-3 बार रिपीट करता हूं यार, जिसमें कुछ स्टूडेंट तो बोर भी होते हैं कि सर बार बार रिपीट मत किया करें। रिपीट करना मेरी मजबूरी नहीं है ना, या मेरी कोई आदत नहीं है रिपीट करना बार बार, बट मैं किसी टर्म को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि वो टर्म आपके मस्तिष्क में घुस जाए। वो जिस टर्म को मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, वो की पॉइंट होता है, वो आपके टॉपिक का की पॉइंट होता है। और वो चीजें अगर बार बार रिपीट करने से अगर आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, वो सिर्फ वो टर्म ही अगर आपको याद रह जाती है ना, तो पूरा टॉपिक अपने आप याद हो जाता है, कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते दोस्तों। तो ऐसा जो ये संगठन था आसियान नाम का, इसका संगठन या कहें कि इसका निर्माण किसने किया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1967 में, 1967 में, कब 1967 में, 1967 में 5 देशों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कौन से 5 देश थे वो, वही दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। कौन कौन थे उसमें, तो दोस्तों सबसे प्रमुख था इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 राष्ट्र थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कौन कौन थे, फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र है, 5 पड़ोसी राष्ट्र है, एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं एक बार मैप पे दिखा भी देता हूं, जो मैप हमने अभी देखा था आपको दोस्तों। पेन लेता हूं थोड़ा साइड में होके बता रहा हूं आपको, 1 मिनट। देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, इस मैप में पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे आप लोग तो यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा। इस मैप में यहां पर आपको ये सारे राष्ट्र मिल जाएंगे जो भी आपके एशियान के सदस्य राष्ट्र है जिन्होंने निर्माण किया, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे इजीली मिल जाएगा। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1967 में आसियान का इन 5 राष्ट्रों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस ने मिलकर के इसका निर्माण किया है, इसका निर्माण किया, ठीक है ना यार। ओके,
5 देशों ने इनका मिलकर के निर्माण किया था। और ये जो किया था इस संगठन बनाया क्यों था, संगठन का अगर कोई एक प्रमुख उद्देश्य था तो वो क्या था? देखिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। किसके लिए? क्षेत्रीय सहयोग के लिए। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। क्षेत्रीय सहयोग मतलब क्या हुआ भाई, ये सब पड़ोसी राष्ट्र है, इनके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है ना, तो उस समुद्री क्षेत्र का कुछ महाशक्तियां दुरुपयोग कर रही थी। विभिन्न प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करना, युद्ध का अभ्यास करना या विभिन्न प्रकार के प्रयोग वहां पर किए जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि इन राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसी कारण से इन्होंने एक संगठन बनाया आसियान, उसी पड़ोसी राष्ट्रों ने मिलकर के, और किस उद्देश्य से बनाया था? उस क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में सहयोग, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए। क्लियर है? और ये एक प्रकार का असैनिक संगठन था। कैसा था? असैनिक संगठन था। ये सैनिक संगठन नहीं था, याद रखिएगा। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों से पूछा सकता है कि आसियान एक सैनिक संगठन था, तो नहीं, है ना, आसियान सैनिक संगठन नहीं था, बल्कि असैनिक संगठन था। मतलब आसियान की कोई सेना नहीं होगी, ये सिर्फ क्षेत्र के सहयोग पर बात करेगा, विभिन्न मुद्दों के सहयोग पर बात करेगा। अब किस किस क्षेत्र में सहयोग करेगा, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 देशों ने मिलकर के तो आसियान का निर्माण किया, लेकिन बाद में और 5 देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। और वो 5 देश कौन से थे? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 राष्ट्र ऐसे थे जो बाद में इसमें ज्वाइन हुए। क्लियर है? इस प्रकार से अब तक आसियान की संख्या 10 हो चुकी थी। अब तक आसियान की संख्या कितनी हो चुकी थी दोस्तों? 10 हो चुकी थी। लेकिन आगे चल के भारत भी इसमें शामिल हो चुका था। भारत भी, क्योंकि जहां पर भी शांति की बात होती है भारत हमेशा पहुंच ही जाता है ना। तो चूंकि ये क्षेत्र में शांति व्यवस्था एक कायम करने के लिए इस प्रकार का संगठन बनाया गया था, इसलिए भारत ने अपनी भागीदारी दी। प्रारंभ में भारत ने जो इसमें भागीदारी की या इसका सदस्य बना, वो एक आंशिक सहयोगी के रूप में बना था। प्रारंभ में आंशिक सहयोगी के रूप में बना था, लेकिन कुछ समय बाद ही, अर्थात 24 जुलाई 1996 को, 1996 को भारत आसियान का पूर्ण सदस्य बन चुका था। आसियान का पूर्ण सदस्य बन चुका था। क्लियर है? अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। भारत के बाद में अब चीन को भी शामिल किया गया, रूस को भी शामिल किया गया। तो चीन और रूस भी अब आ चुके थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अब तक 13 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल हो जाते हैं। और अगर हम इसके सचिवालय की बात करें, कैपिटल की बात करें, है ना, आसियान के कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो ये जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय है। इसके अलावा और शाखाएं इसकी कई जगह, कई राष्ट्रों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो केंद्रीय सचिवालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उस अध्यक्ष जो है, जितने भी सदस्य राष्ट्र है, हर सदस्य राष्ट्र को इसका अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। और कोई भी अध्यक्ष जो है 2 साल के लिए अध्यक्ष का पद संभाल सकता है। आसियान के अध्यक्ष का पद 2 साल के लिए संभाल सकता है ना। तो किस प्रकार से भागीदारी मिलेगी दोस्तों, ये इसकी नीति पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसका अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। और एक बात यहां पर एडिशनली याद रखें कि आसियान के अध्यक्ष को अध्यक्ष ना कहते हुए महासचिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये आसियान, चलिए ठीक है, संगठन भी हो चुका है, हम प्रॉपर लगभग सब बात कर चुके हैं, कौन कौन से देशों ने कब कब ज्वाइन किया, ये सारी बात हो चुकी है, कैपिटल की बात हो चुकी है। लेकिन अब ये बताइए कि इसकी जो बैठक होती है वो बैठक किस आधार पर होती है। तो दोस्तों, आसियान के जो देशों के जो विदेश मंत्री है, आसियान देश जो सदस्य राष्ट्र है, आसियान के जो सदस्य देश है, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक तो प्रतिवर्ष होती है। लेकिन अगर हम बात करें शिखर सम्मेलन की, तो शिखर सम्मेलन को लेकर के कोई एक निश्चित नीति डिसाइड नहीं की गई है कि हर 1 साल में शिखर सम्मेलन होगा या हर 2 साल में होगा या कितने साल समय में कितना गैप होना चाहिए एक दूसरे शिखर सम्मेलन के बीच में। तो ऐसी कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। तो इसी कारण से दोस्तों देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन 1976 को हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन उसके ही अगले वर्ष हो चुका था 1977 में। इसके बाद जो शिखर सम्मेलन हुआ वो सीधे इसके 10 साल बाद हुआ था, अर्थात 1987 में हुआ था। क्लियर है? लगभग 1 दशक बाद हुआ था। इसके बाद फिर अगला जो नेक्स्ट हुआ था, अर्थात चौथा जो शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ। 5वां 1995 में हुआ। कहां पर? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। इसके अलावा
छठा शिखर सम्मेलन 1998 में हनोई में हुआ, 7वां शिखर सम्मेलन 2001 ब्रुनोई में हुआ, और आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन जो कि बहुत प्रचलित है, 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। कब? 2018 में हुआ था। और यहां पर दोस्तों एक अपडेट लिखना शायद मिस हो चुकी है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। इसका अभी तक आसियान के 42 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, 42 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और ये 42वां शिखर सम्मेलन दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ना, इंडोनेशिया में हो। तो कब हुआ था? 2023 में हुआ। क्लियर है? तो अभी तक आसियान के 42 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। क्लियर है? तो दोस्तों अब ये इसका संगठन क्यों हुआ, सेकंड पॉइंट पर आ चुके हैं। अब हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि आसियान का उद्देश्य एक्चुअल में क्या था। जिस संगठन को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने मिलकर बनाया था, उस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उस उद्देश्य पर पहुंचने से पहले तो आप ये समझिए कि इसके सदस्य राष्ट्र कौन है। भाई इसके सदस्य वो सभी देश है जिन देशों में जनसंख्या विस्फोट की समस्या है, जिन देशों में निर्धनता की बड़ी समस्या है, जिन देशों में आर्थिक शोषण की समस्या है, जिन देशों को सुरक्षा का खतरा है, वो सभी राष्ट्र आसियान के सदस्य बन चुके हैं। लेकिन किस क्षेत्र के? एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के। क्लियर है? तो इन सभी सदस्य राष्ट्रों की ये समस्याएं एक जैसे समान है, और इसी कारण से ये सभी देश आपस में क्षेत्रीय सहयोग के लिए तैयार हुए। तो इनका जो प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्या रहा? प्रमुख उद्देश्य है ना, दो प्रकार के उद्देश्य की बात करेंगे, एक प्रमुख उद्देश्य और एक सामान्य उद्देश्य। तो प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इस एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। और सामान्य उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक, देखिए आर्थिक सहयोग या आर्थिक प्रगति तो इनका मेन उद्देश्य हो गया, प्रमुख उद्देश्य हो चुका था। अब इसके अलावा ये राष्ट्र आपस में एक दूसरे को राजनीतिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। साथ ही साथ में प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत एक व्यापार को बढ़ावा देना भी आ जाएगा, क्योंकि जब व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तभी तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, है ना। तो ये सदस्य राष्ट्र आपस में जो है एक व्यापार पर विशेष विचार करेंगे, व्यापारिक सहयोग पर विशेष विचार करेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों ये लिखा हो, देखिए 42वां शिखर सम्मेलन, इसका 42वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसका इंडोनेशिया में हुआ था और 2023 में ये संपन्न हुआ। क्लियर है? तो दोस्तों आसियान का क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो इस पर बल देने वाला जो संगठन है, इसके सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी प्रतिबंध से बंधे हुए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बैठक में जो बातें हो चुकी है तो वहां पर नियमों में बंध चुके हैं कि आपको ये करना ही होगा नहीं है, बल्कि ये अपनी इच्छा से क्षेत्र में सहयोग की धारणा से ये कर सकते हैं, है ना। कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, इस संगठन की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। और हालांकि आलोचक जो है आसियान की सबसे बड़ी कमी इसी को कहते हैं कि आसियान संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी जो इसकी जो डिस्कशन होता है, जो वाद विवाद होते हैं, जो वार्ताएं होती है, उन वार्ताओं में सहयोग करने की एक अनिवार्य कंडीशन नहीं है, अनिवार्य शर्त नहीं है। यही आसियान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तो इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने ले रखी है या उन सभी देशों के लिए खुली हुई है जो इसके लक्ष्यों से सहमत है। किससे? आसियान के लक्ष्यों से सहमत है, जो आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। कार्य या भूमिका की दोस्तों अगर बात करें तो सिंपल शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो कार्य है वो व्यापार में एक दूसरे को सहयोग करना है। मतलब ये कि एक जो दक्षिण पूर्वी जिन राष्ट्रों की हम बात कर रहे हैं, जिन राष्ट्रों ने आपस में मिलकर के आसियान का निर्माण किया है, वो राष्ट्र आपस में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का विकास करें, मतलब साझा बाजार की धारणा को अपनाएं। कुछ वस्तुएं हालांकि इसमें बताई भी गई है, ऐसी 15 वस्तुओं की लिस्ट यहां पर जारी की गई है आसियान के द्वारा कि इन 15 वस्तुओं का व्यापार एक दूसरे राष्ट्र में स्वतंत्र व्यापार के रूप में होगा। इन पर जो कर होता है, जो सीमा कर होता है, तट कर जिसे बोला जाता है, वो कम से कम लगे या ना के समान लगे। मतलब आपस में सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे को व्यापार के क्षेत्र में सहयोग करें, साझा बाजार का विकास करें, आपसी निर्यात और आपसी आयात, मतलब अधिकतम निर्यात भी आपस में
में सदस्य राष्ट्र आपस में ही करे और आपस के देशों से ही आयात करे। तो आयात और निर्यात में भी एक दूसरे को सपोर्ट करे, जिससे इस पूरे क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की सुरक्षा हो सके, विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। क्लियर है? तो आसियान के, एक मिनट, ओके, आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफी व्यापक है, क्योंकि देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक, इन सभी क्षेत्रों में आपस में सहयोग करने का इनका प्रमुख एक सामान्य उद्देश्य रहा है। आसियान के कार्यों को करने के लिए एक समिति होती है जिसे स्थायी समिति कहा जाता है। इस आसियान के प्रमुख कार्य, प्रमुख डिसीजन जो लेती है वो स्थायी समिति ही लेती है। तो स्थायी समिति ने कुछ परियोजनाएं बनाई है जिनका उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण रखा जाए, शैक्षणिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जाए, खेल के क्षेत्र या सामाजिक कल्याण पर फोकस, विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष फोकस किया जाए। क्लियर है? तो प्राथमिक आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ वस्तु मतलब सीमित वस्तु मतलब कुछ वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्र स्थापित करने के लिए आसियान देश प्रयत्नशील है। मतलब आपस में देश ये सभी देश, सदस्य देश आपस में मिलकर के एक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का निर्माण करना चाहते हैं। आसियान देशों में आपसी निर्यात, आपसी आयात का विस्तार या विदेशी मुद्रा की ये बचत करेगा। इसके अलावा दोस्तों 1976 में बाली में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। कहां? बाली में एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें 3 महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए थे, और ये 3 सुझाव इस प्रकार थे कि बाहरी आयात कम करके जो भी इसके सदस्य राष्ट्र है वो अन्य देशों से आयात कम करके, है ना, जो है उससे कम करे, उस सदस्य राष्ट्रों से ही वो माल खरीदे। क्लियर है? इसके अलावा जिन राष्ट्रों में अधिशेष मतलब माल बेचने के बाद जो उनके पास अधिशेष बच जाता है, या खाद्य और ऊर्जा शक्ति जो अधिशेष वाले राष्ट्र है जिनके पास ज्यादा इनकम होती, ज्यादा कमाई होती है, वो अभावग्रस्त आसियान देशों को मदद करेंगे। इसके अलावा आसियान के देश व्यापार को अधिक से अधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब इसी क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यापार होना चाहिए। आई होप कि ये मैटर पूरा क्लियर होगा। इसके बाद दोस्तों अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं तो आसियान का कार्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों तक ही सीमित रहेगा। मतलब ये कह दिया गया है, आगे कंडीशन रख दी गई है कि आसियान का जो कार्य है या कार्य क्षेत्र है वो शांतिपूर्ण जो कार्य होते वहीं तक सीमित रहेगा। मतलब सुरक्षा का मुद्दा इसके अंदर नहीं उठाया जाएगा। कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा को लेकर के इसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर है? तो आसियान संगठन के देशों ने 15 उत्पादों की सूची जारी की थी। देखिए 15 उत्पाद लिखे हुए हैं, तेल, सीमेंट, रसायन उर्वरक, प्लास्टिक, लुगदी, रबड़ आदि। ये 15 ऐसे उत्पाद हैं जिन पर कम से कम टैक्स लगा करके और मुक्त व्यापार की धारणा को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे सभी सदस्य राष्ट्र। 5वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड में होता है, उसमें 2003 में हुआ था। तो इसमें आसियान में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का फैसला किया गया था। इसी प्रकार से भारत की अगर बात करें तो अभी तक भारत आसियान का पूर्ण भागीदार तो है ही, इसके साथ में आसियान रीजनल फोरम का भी ये सदस्य रहा है, आसियान रीजनल फोरम का भी सदस्य रहा है। और जब भी कभी भारत और आसियान की बैठक होती है, तो उस बैठक को हम किस नाम से जानते हैं? आसियान +1 के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन ये होता है कंप्लीट। और जो नेक्स्ट सेशन है वो भारत चीन संबंधों पर होने वाला है। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भारत और चीन संबंध पे हम काफी समय पहले सेशन ले चुके हैं। 2 पार्ट में ये संबंध को दर्शाया गया है। उन दोनों पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप कंप्लीटली उसको देखकर अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब लास्ट में आपसे यही बोलना चाहूंगा, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है आज के सेशन से ही। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अब इन सभी टॉपिक प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारे टॉपिक चेक कीजिए। इसके अलावा अगर आपके सिलेबस में इसके अलावा कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर बताइएगा। मैं उन टॉपिकों को भी इसमें ऐड करके सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है? फुल स्टॉप नहीं लगाया है, अभी डॉट है। क्लियर है ना? जैसे ही आप कोई नया टॉपिक मुझे देंगे ना तो उस टॉपिक पर फिर से सेशन आ जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, अगर आप देते हैं तो, अन्यथा 3rd ईयर के किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।